हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लाइफ। आज हम बात करेंगे एकांत परिरोध के बारे में और एकांत परिरोध की अवधि के बारे में। तो एकांत परिरोध को समझ लेंगे, एकांत परिरोध क्या होता है, उसके बाद हम इसकी अवधि के बारे में बात करेंगे। हमारी जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, उस भारतीय न्याय संहिता 2023 के हम आगे के प्रोविजन को आज समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से है धारा 11 और धारा 12। जो धारा 11 है उसमें बताया गया है एकांत परिरोध के बारे में। क्या बताया है? एकांत परिरोध के बारे में। और इसमें एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बात की गई है। क्या की गई है? एकांत परिरोध की अवधि क्या होती है इसमें बताया गया है। और इसमें बताया गया एकांत परिरोध क्या है। एक्चुअली में इस सेक्शन में एकांत परिरोध क्या है ये नहीं बताया है। इसमें बताया गया है एकांत परिरोध किसके द्वारा दिया जाएगा, किस परिस्थिति में दिया जाएगा और किस मापमान, किस एक स्केल दी है इसमें, उस स्केल के अनुसार दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एकांत परिरोध क्या है। तो एकांत परिरोध एक ऐसा दंड होता है, एक ऐसा कहें कि कठिन, एक ऐसी पनिशमेंट है जिसको कारावास के अतिरिक्त दिया जाता है। कारावास के अतिरिक्त का मतलब, जैसे ए ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसको कठिन कारावास से दंडित किया गया। किससे किया गया है? कठिन कारावास से दंडित किया है। ए ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसे कठिन कारावास से दंडित किया गया। अब कठिन कारावास से दंडित किए जाने का तात्पर्य कि जैसे इसमें जो बीएनएस है उसकी धारा 230 में आप देखेंगे तो धारा 230 में एक ऐसा अपराध है जिसके लिए कठिन कारावास किसी व्यक्ति को दिया जाता है। धारा 332 का क्लॉज ए है, उसमें दिया गया है कठिन कारावास। ये ऐसे कैसे कठिन कारावास दिया जाता है? कठिन कारावास का मतलब है कि उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को कठिन कारावास दिया गया है, उससे कठिन परिश्रम कराया जाता है जेल के अंदर। कठिन परिश्रम का मतलब यह है कि उससे गड्ढे खुदवाए जाते हैं, उससे पेड़ कटवाए जाते हैं, उससे कई तरह की सफाई कराई जाती है जेल की। तो वह होता है कठिन कारावास। कठिन कारावास दिया जाता है जैसे 230 में। बहुत सारी सेक्शन है इसके बारे में कठिन कारावास से संबंधित। मैं सिर्फ दो की बात कर रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे 230 में दिया गया कि मिथ्या साक्ष्य, ऐसा कोई व्यक्ति जो मिथ्या साक्ष्य देगा गढ़ेगा। अब वह जो मिथ्या साक्ष्य है वे ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति के लिए दिया जाता है जो कि मृत्यु के आशय से दिया जाता है, सामने वाले की मृत्यु कारित हो जाएगी, उस आशय से किसी व्यक्ति के द्वारा मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना। तो ये इसमें बताया गया 230 में कि उसको कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा। तो कठिन कारावास, जिस व्यक्ति को कठिन कारावास दिया जाता है उस व्यक्ति को एकांत परिरोध दिया जाता है। अब वो कैसे दिया जाता है, इसमें पे स्केल दी गई। अब इसमें बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक का दिया जाएगा। यह ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक का इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे एक ऐसा कारावास होता है जिसे किसी व्यक्ति को एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। एक काल कोठरी होती है जिसमें सूरज की किरण भी नहीं आती है, कुछ नहीं आती है, न ये सूरज की किरण वगैरह आती है, न कुछ आती है, न किसी से बात करने दिया जाएगा, बात भी नहीं करने दिया जाएगा, बात भी बंद हो जाती है, जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क पर दमनकारी प्रभाव पड़ता है। देखा गया है, बहुत साइकोलॉजिकल देखा गया है कि जो ऐसे किसी व्यक्ति को काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है तो उसके साथ या तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है या वह व्यक्ति समझदार, ज्ञानी बनकर निकलता है वहां से। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि ये यहाँ से व्यक्ति पागल ही होकर निकलता है, क्योंकि यहाँ जो पनिशमेंट किसी व्यक्ति को दी जा रही है बहुत खतरनाक पनिशमेंट होती है। किसी व्यक्ति को न किसी से बात करने दिया जाता है, उससे समाज का जो अंतर मिलन है उससे दूर कर दिया जाता है, और कैदियों से भी उस व्यक्ति को दूर कर दिया जाता है। वह होता है एकांत परिरोध। एकांत में किसी व्यक्ति को डाल दिया जाना। अब जो सेक्शन 11 जो है, इसकी सेक्शन 11 को हम देख लेते हैं। सेक्शन 11 में क्या स्केल दी गई है, किस स्केल के आधार पर इसको दिया जाता है और क्या बात इसमें लिखी है। तो सेक्शन जो 11 है बीएनएस का,
वो कहता है कि जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है, अब मैं आगे बताऊंगा वह कैसा अपराध, जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति है। मतलब न्यायालय को कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति है न्यायालय को, ऐसा कोई अपराध उस व्यक्ति के द्वारा, उस अपराधी के द्वारा किया जाता है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा। में है, मतलब न्यायालय की डिस्क्रिशनरी पावर है, दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। अर्थात के उसके बाद 3 उसमें बताए गए हैं, स्केल बताई गई है, उस स्केल के अनुसार दिया जाता है। पहली स्केल ये कहती है कि यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक ना हो तो 1 मास से अधिक अनधिक समय के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति को क्या दिया गया, यदि किसी व्यक्ति को 6 मास का कारावास दिया गया, 6 मास का कठिन कारावास दिया गया, तो 6 मास के कारावास के मतलब के साथ साथ उसको 1 माह, अब जो 1 माह है वह कैसे कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि 1 माह के लिए लगातार किसी व्यक्ति को अंदर जेल के अंदर डाल दिया जाएगा तो वो वैसे ही पागल होकर निकलेगा, क्योंकि यहां से बहुत मतलब खतरनाक पनिशमेंटों में से एक मानी जाती है, ये वाली रिग्रेस पनिशमेंट मानी जाती है सबसे। तो 1 माह, अब 1 माह कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो सेक्शन 12 में बताया गया है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सेक्शन जैसे 11 में एक 6 महीने के लिए बता दिया कि 6 महीने से अधिक ना है, मतलब 6 महीने से अधिक नहीं है, तो उस स्थिति में 1 माह से अनधिक। उसके बाद बताया गया है कि यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 माह से अनधिक समय के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 साल तक, जैसे किसी व्यक्ति को 1 साल का कठिन कारावास किसी व्यक्ति को दिया गया है, तो उसके लिए कितना होगा, उसके लिए कितना बताया गया इसमें, उसके लिए बताया गया 2 माह, उसके लिए बताया गया 2 माह कि 2 माह किसी व्यक्ति को उसके लिए रखा जाएगा, किसी काल कोठरी में या ऐसी जगह रखा जाएगा, एकांत परिरोध में रखा जाएगा, एकांत में रखा जाएगा। और तीसरी स्केल कहती है कि 1 वर्ष से अधिक समय है, अगर किसी व्यक्ति को 1 साल से अधिक के लिए किया गया है, 1 साल से अधिक कठिन कारावास से दंडित किया गया है, तो उस स्थिति में 3 माह। अब इससे जो प्री का क्वेश्चन बनता है, हमेशा से पूछा गया है प्री का क्वेश्चन, जो जुडिशरी एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें बताया गया प्री के क्वेश्चनों में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ गया है, उसमें पूछा गया है कि किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है, तो अधिकतम 3 मास तक रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है, 3 मास तक रखा जा सकता है। यह कब दिया जाता है, तो किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसे कठिन कारावास से दंडित है, वह उस समय न्यायालय दे सकेगा, ठीक है। और इस स्केल के अनुसार देता है, जैसे 6 महीने का कठिन कारावास दिया गया है तो उसको 1 माह के लिए एकांत परिरोध सुना जाएगा। अगर 1 साल के लिए कठिन कारावास दिया गया तो 2 महीने का उसको एकांत परिरोध दिया जाएगा। और अगर उसको 1 साल से अधिक के लिए कठिन कारावास दिया गया, मतलब 1 साल से अधिक 2 साल का दिया गया, जैसे चोरी के लिए 3 साल का होता है, अब चोरी नहीं आएगा इसमें, चोरी में कठिन कारावास नहीं दिया जाता, तो वह एकांत परिरोध उसमें नहीं दिया जाएगा। 1 साल से अधिक जैसे सेक्शन 230 में दिया गया है, ठीक है। तो उस स्थिति में जैसे 1 साल से अधिक का कोई पनिशमेंट, जैसे इसमें 3 साल के लिए, किसी में 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो उस स्थिति में उसको एकांत परिरोध 3 माह का दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी अवधि पर, कि इसकी अवधि कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि अवधि जानना बहुत इंपोर्टेंट है। अवधि से मेंस के क्वेश्चन आते हैं, अवधि से हमेशा से मेंस के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो अवधि को हम जान लेते हैं, अवधि क्या कहती है इसकी। अवधि कहती है एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये है, ये लाइन ये कह रही है कि जैसे एकांत परिरोध किसी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी व्यक्ति को एकांत परिरोध
उस पर लगाया जाता है तो उसके निष्पादन के लिए एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा। एक बार में 14 दिन का मतलब कि एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा इस कालकोठरी में। ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है कि साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधि के बीच में उन कालावधि से अनून अंतरण होगा और जब दिया जाएगा 3 मास से अधिक हो। ठीक है। अब ये जो और है, और के बाद दूसरी बात स्टार्ट हो जाएगी। हम इधर तक ही रहेंगे पहले कि अनून अंतराल होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी व्यक्ति को 14 दिन के लिए, पहली बात निकल के आई यहाँ कि जैसे किसी व्यक्ति को 14 दिन के लिए 14 डेज का एकांत परिरोध दे दिया, एकांत परिरोध सुना दिया 14 दिन के लिए, तो 14 दिन फिर रुकना पड़ेगा। यहाँ 14 दिन, जैसे यहाँ 14 दिन फिर वेट करना पड़ेगा, या 14 दिन रुको। उसके बाद मतलब जितना उसको एकांत परिरोध दिया जाएगा उतने ही समय के लिए रुकना भी पड़ेगा उस मंथ में या उस माह में। जैसे एक जनवरी महीना है तो उसमें 14 दिन के लिए किसी व्यक्ति को उसमें रख दिया तो फिर 14 दिन के लिए रुकना पड़ेगा उसको। 14 दिन के लिए रुकना पड़ेगा। अब आगे इसमें बात लिखिए, इसमें आगे बात लिखी है कि तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में, जैसे इसमें लिखा है और के आगे, जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो। तो जब कारावास 3 माह से अधिक है तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक माह में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधि के बीच भी उन्हीं अंतराल होगा। कहने का तात्पर्य है इस धारा का कि जैसे किसी व्यक्ति को इसमें बताया गया है कि एक बार में 14 दिन और एक माह में 7 दिन। अब एक माह में 14 दिन कैसे और एक माह में 7 दिन कैसे, यह सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कैलकुलेशन करने में। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि जैसे किसी व्यक्ति को लगाया गया है, इसमें कहा गया कि एक बार में 14 दिन के लिए, अब एक माह में 7 दिन के लिए। एक माह में 7 दिन के लिए कैसे कि जैसे किसी व्यक्ति को 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सॉलिटरी कंसाइनमेंट में रखा गया। तो कितने दिन तक रखा गया है? अरे 1 अप्रैल मान लो, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। अब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, जी हटा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल पूरा 1 महीना है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरा 1 महीना हो रहा है। अब इसमें जो लास्ट के दिन बचे महीने के, उसमें रखा गया आदमी को 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किसी व्यक्ति को सॉलिटरी कंसाइनमेंट दिया गया। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सॉलिटरी कंसाइनमेंट दिया गया, कन्फाइनमेंट दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही दूसरा महीना स्टार्ट होगा तो जो क्या हुआ, 1 महीने में 7 दिन का रख दिया हमने किसी व्यक्ति को, 1 महीने में 7 दिन का सॉलिटरी कंफाइनमेंट रख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 7 दिन का और देना है, क्योंकि एक बार में 14 दिन का है। तो 7 दिन का एक बार में 14 दिन का, तो 7 दिन का हो गया। 7 दिन का कैसे देंगे, 7 दिन का 30 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये कितनी तारीख तक, 7 मई तक चलेगा, शायद 7 मई तक ये चलेगा। तो 7 दिन यहाँ हो गए, 7 दिन यहाँ हो गए, 14 दिन। एक बार में 14 दिन और एक माह में 7 दिन, क्योंकि एक माह में 7, ऐसा तो बताएगा नहीं है कि आगे एक ही माह में 14 दिन तक रखना पड़ेगा। एक बार में 14 दिन, तो एक बार में 14 दिन ये हो गए। अब 14 दिन रुके जाएंगे, अब 14 दिन रुकना पड़ेगा और उसके बाद फिर 14 दिन रुकना पड़ेगा, फिर 14 दिन के बाद फिर लगाया जाएगा। तो 14 और 14 28 होते हैं, तो 28 दिन तक किसी व्यक्ति को रखा जाएगा। इसमें 1 महीना कैलकुलेट हो जाएगा।